कहानी शुरू होती है अवा से। लंबे समय बाद वो अपने होम टाउन लौटी है। वजह भी खास है, उसके 2 पुराने स्कूल फ्रेंड्स की सगाई। हॉल में रौनक लगी हुई है, हंसी खुशी बातें और पुरानी यादें। उसकी सबसे करीबी दोस्त डानिका हर तरफ मेहमानों से घिरी हुई है। एवा नीचे खड़ी होकर उसी से बातें कर रही होती है, तभी उसकी नज़र अनजाने में अपने एक्स पर पड़ती है। दिल की धड़कनें पल भर को रुक जाती हैं। कभी दोनों एक दूसरे की दुनिया थे, लेकिन एक झगड़े ने उन्हें अलग कर दिया था। आज इतने सालों बाद सब दोस्त एक साथ हैं, मगर अवा के अंदर पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। सगाई की रस्म खत्म होने के बाद चारों दोस्त एवा, डानिका का फियांसे और एवा का एक्स साथ बैठते हैं। बातें करते हुए अचानक प्लान बनता है कि आज 4 जुलाई है, क्यों न पहाड़ की चोटी पर जाकर आतिशबाजी देखी जाए। एवा जब कार में बैठने वाली होती है, तभी उसकी नज़र अपनी दूसरी दोस्त स्टीवी पर पड़ती है। उसके मन में ख्याल आता है, इतने दिनों बाद हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो क्यों न स्टीवी को भी साथ ले चलें, लेकिन स्टीवी बार में काम करती है। एवा ने उससे पूछा, पर स्टीवी ने साफ मना कर दिया। माफ करना, मेरा काम है, तुम लोग जाओ। तभी उसकी सहकर्मी कहती है, मैं देख लूंगी काम, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। स्टीवी मान जाती है और अब ये सफर 5 लोगों का हो जाता है। कार पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर दौड़ रही थी। हंसी मजाक, बातें और पुरानी यादों में डूबे सब अपनी ही दुनिया में थे। अचानक डानिका जोर से फियोन पर चिल्लाती है। कार में बैठे सबकी चीख निकल जाती है। माहौल में डर और खामोशी छा जाती है, पर डानिका ठहाका लगाकर हंस पड़ती है। रिलैक्स, इट वॉज जस्ट अ जोक। मगर उस पल सबके चेहरे पर जो डर था वो साफ दिख रहा था। थोड़ी देर बाद वो सब पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। कार से उतरते ही ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराती है, लेकिन तभी माहौल बदल जाता है। डानिका का फियोन अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। उसकी आंखें खाली सी, जैसे दिमाग कहीं और अटका हो। वो रास्ते के बीच खड़ा था और तभी सामने से एक दूसरी गाड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है। एवा का दिल धड़क उठा। सब चिल्लाए, फियोन हटो, लेकिन वो हिला तक नहीं। ठीक उसी वक्त एवा का एक्स उसे जोर से रास्ते से धक्का देता है। सब गुस्से से उसे घूरने लगे, जैसे वो कुछ गलत कर बैठा हो। और तभी वो दूसरी कार मुड़ते हुए बैरियर से टकरा जाती है। भय से सबके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। गाड़ी वहीं फंस गई थी और अंदर ड्राइवर बुरी तरह घायल। सब उसे बचाने दौड़ते हैं। एवा पूरी ताकत से दरवाजा खींचती है, लेकिन वो खुलता ही नहीं। गाड़ी धीरे धीरे खिसक रही थी, सीधे नीचे खाई की ओर। सब मिलकर कोशिश करते हैं, मगर गाड़ी का बोझ उनके बस से बाहर था। आखिरी पल में ड्राइवर ने जान बचाने के लिए डानिका के फियांसे की शर्ट पकड़ ली। उसकी आंखों में मौत का डर था, लेकिन फियांसे ने झटके से अपना कॉलर छुड़ा लिया। अगले ही सेकंड कार नीचे गिर गई और एक धमाके के साथ पानी में समा गई। सन्नाटा छा गया। एवा और स्टीवी दोनों ने एक साथ कहा, हमें उसे बचाना चाहिए, लेकिन नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। घबराहट और अफरातफरी के बीच डानिका का फियांसे पुलिस को बुलाने चला गया। डानिका बोली, ये बस एक हादसा था। ऐसे रास्तों पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अवा का एक्स भड़क उठा, नहीं, हम सब बीच रास्ते पर खड़े थे। ये हादसा नहीं था, हमने उसे मरने पर मजबूर किया है। ये हमारी गलती है। माहौल और भारी हो गया। कुछ देर बाद फियांसे लौट आया और बोला, पुलिस आ रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा। उस पल सबके दिलों में एक ही सवाल था, क्या ये सिर्फ हादसा था या कुछ और? एवा और स्टीवी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि सब ऐसे ही हादसे को नजरअंदाज करके निकल जाएं। उनके दिल में एक कसक थी, किसी की मौत उनकी आंखों के सामने हुई थी और अब सब ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन डानिका का फियांसे उन्हें मनाने की कोशिश करता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा दबाव था, हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, प्लीज अभी शांत रहो। एवा का एक्स धीरे से कहता है, उसे बचाना नामुमकिन था, हमने कोशिश की और अब हमें बस यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सुनकर अवा और स्टीवी के चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, सामने से पुलिस की गाड़ियां गुजर जाती हैं। सब चुपचाप कार मोड़कर लौट पड़ते हैं। एवा हैरान रह जाती है जब देखती है कि गाड़ी पुलिस स्टेशन की बजाय घर की ओर जा रही है। अंदर से उसका मन चीख रहा था, ये गलत है, हमें रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन उसकी आवाज उसके होठों तक नहीं पहुंचती। घर पहुंचते ही डानिका का फियांसे सबको ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, अब सब अलग हो जाओ, इस हादसे को हमेशा के लिए भूल जाना, पुलिस केस संभाल लेगी, हमें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। एवा का दिल भारी हो उठता है। वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। उसकी चुप्पी में गुस्सा भी था और गहरी बेबसी भी। 1 साल बाद एवा फिर से अपने शहर लौट रही है। इस बार वजह है डानिका का ब्राइडल शावर, लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। डानिका अब अपने फियांसे के साथ नहीं, बल्कि किसी और लड़के से शादी करने वाली थी। उस हादसे ने उनकी एंगेजमेंट तोड़ दी थी। फ्लाइट में अवा की मुलाकात एक लड़की से होती है जो पैराकास्ट है। बातें करते करते उसे पता चलता है कि वो भी उसी शहर जा रही है। अवा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम मुझे कार में ड्रॉप कर सकती हो? तभी अवा का एक्स भी एयरपोर्ट पर मौजूद था और गाड़ी लेकर आया था।
दोनों लड़कियां उसी गाड़ी में बैठ जाती हैं और सफर शुरू होता है। शहर पहुंचने पर डेनिका अवा से बड़े प्यार से मिलती है। हंसी, गले लगना, पुरानी यादें, जैसे सब कुछ पहले जैसा हो। स्टीवी भी वहां आता है और सब दोस्तों की ये मुलाकात फिर से पूरी हो जाती है। कुछ देर बाद सब साथ बैठते हैं और डानिका अपने ब्राइडल गिफ्ट्स देखने लगती है। तभी अचानक एक चिट्ठी फिसलकर नीचे गिरती है। डानिका उसे उठाती है, लिफाफा खोलती है और अंदर से एक कार्ड निकलता है। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुझे पता है तुमने पिछली गर्मी क्या किया था। डानिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो सबकी तरफ देखती है और कांपती हुई आवाज में पूछती है, ये किसने भेजा? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। कुछ देर बाद डानिका कहती है, ये मेरे एक्स का काम है। हादसे के बाद वो पागल हो गया था, इसी वजह से मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। एवा का एक्स गहरी सांस लेकर उस हादसे के सच को सबके सामने रखता है। जो आदमी उस रात मरा था, उसका कोई परिवार नहीं था। डानिका के फियांसे के पापा, जो शहर के मेयर हैं, उन्होंने पूरा केस दबा दिया ताकि उनके बेटे का नाम न खराब हो। माहौल अचानक भारी हो जाता है। गिल्ट और डर की परतें सबके चेहरे पर साफ नजर आती हैं। इसके बाद वो लोग डानिका के एक्स फियांसे के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खोलते ही वो हैरान रह जाता है। डानिका हाथ में वो खत पकड़कर उसके सामने लहराती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, डर उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। वो कुछ बड़बड़ाता है और फिर अचानक कहता है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है। उस रात डानिका अपने घर में अकेली थी। उसे लग रहा था कि कोई बाहर उसकी खिड़की के पास खड़ा है। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो हिम्मत करके देखने गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, पीछे से किसी ने उसके कंधे पकड़ लिए। डानिका चीख पड़ी, लेकिन वो कोई और नहीं, उसका फियांसे था। उसने मुस्कुराकर कहा, रिलैक्स, तुम शादी को लेकर घबराई हुई हो, सब ठीक है। उसने उसे अपनी बाहों में भरकर शांत करने की कोशिश की। डानिका धीरे से सिर हिलाती है और वॉशरूम में जाकर नहाने लगती है, लेकिन उसके दिल में वो अजीब सा डर अब भी जिंदा था। डानिका का फियांसे सोफे पर बैठा ख्यालों में खोया हुआ था, जैसे शादी के सपनों और जिम्मेदारियों के बोझ में उलझा हो। दूसरी तरफ डानिका नहाने के बाद टब के किनारे लेट गई थी, आंखें बंद करके थोड़ी देर मेडिटेशन कर रही थी, मानो उस डर को भुलाने की कोशिश कर रही हो जो पिछले दिनों उसके पीछे पड़ा था। अचानक बाहर की लाइटें जल उठीं। फियांसे चौंक गया। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर पल भर बाद सारी लाइटें बुझ गईं और पूरा घर गहरे अंधेरे में डूब गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें अंधेरे को चीरने की कोशिश करने लगीं, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था। वो घबराया हुआ वापस अंदर आया ही था कि अचानक थाक, एक तीर उसके कंधे को चीरता हुआ अंदर घुस गया। उसकी चीख दब गई। वो गिरने ही वाला था कि पीछे लगे स्तंभ को पकड़कर खुद को संभाल लिया। खून बहने लगा था, लेकिन दर्द से ज्यादा उसे अपने सामने छिपे खतरे का एहसास डरा रहा था। डानिका ऊपर बाथरूम में म्यूजिक सुन रही थी। पानी की हल्की बूंदों और गाने की आवाज में उसे नीचे की कोई हलचल सुनाई नहीं दी। फियांसे जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर रेंगते हुए उठने की कोशिश करने लगा। तभी अंधेरे में से एक और तीर आया और उसकी देह को फिर से छलनी कर गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। और तभी अंधेरे से एक परछाई बाहर आई। उसके चेहरे पर मास्क था, हाथ में लोहे का बड़ा हुक। वो कातिल किसी जानवर की तरह उसके पास पहुंचा और बेरहमी से उस हुक को फियांसे की देह में घोंप दिया। उसका शरीर वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा। डानिका नहाकर ताज़ा महसूस करते हुए बाहर निकली। म्यूजिक अभी भी बज रहा था। सीढ़ियां उतरते हुए उसने हल्की सी मुस्कान दी, मानो सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन नीचे पहुंचते ही उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि उसके फियांसे की लाश वहां पड़ी है। उसके गले में लोहे की छड़ धसी हुई थी और दीवार पर उसके खून से लिखा था, तुम अतीत मिटा नहीं सकते, तुम माजी को कभी नहीं भुला सकते। डानिका की चीख उसके गले में ही अटक गई। पूरा घर उसकी नजरों के सामने एक खौफनाक कब्रिस्तान बन चुका था। अगली सुबह सब दोस्त एक साथ बैठे थे। चेहरों पर थकान और खौफ दोनों साफ झलक रहे थे। वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। हर कोई शक की नजरों से एक दूसरे को देख रहा था। नामों की लिस्ट बनने लगी। कौन जानता है पिछले साल की उस रात का सच। अवा का एक्स अचानक बोला, क्या ये अवा की नई दोस्त हो सकती है? वही पॉडकास्टर जिसने हाल ही में एक किलर पर पॉडकास्ट किया था। उसमें डानिका का जिक्र भी था। स्टीवी और एवा दोनों चौंक गए। पॉडकास्टर ने 1997 में हुए उन हत्याओं के बारे में बताया था जिनमें एक मास्क्ड किलर अपने विक्टिम्स को लोहे के हुक से मारता था। एवा का दिल बैठ गया। सारे छोटे लड़के लड़कियां जिनकी उस साल मौत हुई थी, वो उसी हुक वाले किलर का काम था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन खुद को संभालते हुए एवा बोली, नहीं, पॉडकास्टर को किलर मानना पागलपन होगा। वो तो अभी अभी मुझसे मिली है। अगली सुबह एवा उस पॉडकास्टर से मिलने जाती है। पॉडकास्टर मुस्कुराते हुए कहती है कि वो उसे सच्चाई दिखाएगी। वो अवा को शहर के एक पुराने वीरान से घर में ले जाती है।
घर की दीवारें जर्जर थीं, लकड़ी की खिड़कियां टूटी हुईं और हर कोने से अंधेरा रिस रहा था। पॉडकास्टर अजीब ढंग से बर्ताव करने लगी, हंसती, चुप होती, फिर अचानक 1997 के उन हत्याओं का जिक्र करती। धीरे धीरे उसने एवा के कान में फुसफुसाकर कहा, उस किलर ने अपने विक्टिम्स को पहले से वार्निंग दी थी। एक नोट जिसमें लिखा था, मुझे पता है तुमने पिछले समय क्या किया था। उसने एवा को वही नोट दिखाया। एवा की सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। फिर पॉडकास्टर ने आगे बताया कि उस रात से सिर्फ 2 लोग जिंदा बच पाए थे, एक महिला प्रोफेसर और एक आदमी रे। वे दोनों ही उस मास्क्ड किलर की आंखों में देख चुके थे। पॉडकास्टर और भी क्रीपी हो गई। उसने एवा की आंखों में देखते हुए कहा, वो फिर आएगा, इंतजार करो। इतना कहकर वो अचानक ऊपर की ओर चली गई, एवा को उस वीरान घर में अकेला छोड़कर। एवा का दिल तेज धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि हर कोने में कोई छिपा बैठा है। आवा उस पुराने घर में मदद के लिए बुरी तरह चिल्ला रही थी। हर सेकंड उसके लिए डर का नया रूप बनकर सामने आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये खौफनाक खेल अब उसके साथ होने वाला है। तभी उसके सामने अचानक एक परछाई उभरती है, कातिल। पहले तो आवा को लगा कि ये शायद वही पॉडकास्टर है जो उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि पॉडकास्टर तो ऊपर थी। इसका मतलब ये कोई और था, असली हत्यारा। कातिल ने उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन आवा ने अपने पूरे दम से हर एक अटैक को चकमा दिया। डर और गुस्से के बीच उसने हिम्मत जुटाकर चाकू उठाया और कातिल को घायल कर दिया। खून की बूंदें जमीन पर गिरते ही कमरे का माहौल और भी भयानक हो गया। कांपते हाथों से आवा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। कुछ देर की खामोशी के बाद जब उसे लगा कि कातिल अब वहां नहीं है, तो वो धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकली। तभी पॉडकास्टर भी वहां पहुंची, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही एक बड़ा लोहे का पिंजरा ऊपर से गिरा और आवा उसके अंदर फंस गई। उसके चीखने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। हेल्प मी प्लीज, जल्दी जाकर किसी को लेकर आओ, आवा ने डर से कांपती आवाज में कहा। पॉडकास्टर उसे एक नजर देखकर वहां से भाग गई। पॉडकास्टर मदद ढूंढते ढूंढते एक लिफ्ट तक पहुंची, लेकिन वहां उसे कोई आदमी मिलता है। वो घबराकर उसका हाथ पकड़ती है और खींचने लगती है कि तभी कातिल पीछे से पहुंच जाता है। आवा अभी भी पिंजरे से निकलने की जद्दोजहद में थी। तभी ऊपर पॉडकास्टर एक स्टोर रूम में जा पहुंचती है, जहां दर्जनों मन्नेकिन खड़े थे। वो जगह इतनी डरावनी थी कि वहां खामोशी भी चिल्ला रही थी। कातिल पीछे से आया और उसे गला दबाकर पकड़ लिया। उसकी सांसें रुकने लगीं। मौत बस एक कदम दूर थी, लेकिन पॉडकास्टर ने हिम्मत दिखाई और अचानक उसका मास्क खींचकर उतार दिया। वो चेहरा देखकर पॉडकास्टर की आंखें डर से फैल गईं। वो उसे पहचान चुकी थी। नीचे आवा अब भी फंसी हुई थी। तभी स्टीवी वहां पहुंचा और उसे बचा लिया। दोनों जैसे ही बाहर निकले, ऊपर से पॉडकास्टर का शव रस्सी से लटकता हुआ गिरा। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। अगली सुबह पुलिस वहां पहुंची। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उनकी बातें और भी ज्यादा चौंकाने वाली। उन्होंने सबको टाउन हॉल में मीटिंग के लिए बुलाया और कहा, पॉडकास्टर ने खुदकुशी कर ली। हमारे पास उसकी मानसिक हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। ये सुनकर आवा और उसका एक्स गुस्से में खड़े हो गए। आवा ने ठंडी लेकिन कांपती आवाज में कहा, नो, वो हत्यारा नहीं थी। असली कातिल ने मेरे सामने हमला किया था। उसने मेरा पीछा किया था। पूरा हॉल सन्न रह गया। सबकी आंखों में शक और डर था, लेकिन पुलिस ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, हमें माफ करना, पर सबूत चाहिए। बिना सबूत हम तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। आवा की आंखों में आंसू भर आए। उसने महसूस किया कि अब वो और भी अकेली पड़ गई है। कातिल बाहर अब भी जिंदा है और अगला शिकार शायद वही हो। इसी बीच शहर का दूसरा सर्वाइवर रे आता है, जो उस पुराने हादसे में प्रोफेसर के साथ बच निकला था। उसका चेहरा गंभीर था और आवाज में डर के साथ साथ गुस्सा भी। उसने सबके सामने कहा, तुम लोग उसकी बातों को हल्के में मत लो। अगर मैं कह रहा हूं कि खतरा सच है तो यकीन करो, ये सब खेल नहीं है। पुलिस पहले तो थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर जवाब दिया, ठीक है, हम इसे गंभीरता से लेंगे, लेकिन ऐसे मामलों में हमें हमेशा सामने बैठे पिता की राय लेनी पड़ती है। तभी सामने बैठे एक बुजुर्ग उठे और सबको देखकर बोले, अगर किसी को मदद चाहिए तो मेरे घर आ जाना। माहौल और भी भारी हो गया। इधर स्टीवी रे के पास जाती है। उसे अब जाकर पता चला कि रे भी उसी हुक वाले किलर का सर्वाइवर था। स्टीवी ने धीरे से पूछा, तुमने कभी पहले ये सब क्यों नहीं बताया? रे ने ठंडी सांस ली और कहा, क्योंकि मुझे अपने अतीत पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टीवी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ सवाल पूछने आई हूँ। बातचीत के दौरान पता चलता है कि रे उसी प्रोफेसर का एक्स हस्बैंड था और उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसकी एक्स वाइफ अब इन लोगों को अपने घर बुलाकर सब में दखल दे रही है। वहीं दूसरी तरफ डानिका का एक्स यान बेचैन था। उसने गुस्से में कहा, मेरे दिमाग में बस एक ही बात है, यहाँ से भाग निकलना। इस शहर में रहना ही मौत को बुलावा देना है। लेकिन रे, जिसने पहले इस डर को झेला था, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, भागने से मौत नहीं रुकेगी, किलर पीछा करना जानता है।
इसी बीच पुलिस की रिपोर्ट सामने आती है जिसमें लिखा था कि उस हादसे में मरा आदमी शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। ऊपर से वो कार चोरी की भी निकली। अब सबसे बड़ा सवाल था, वो चोरी की कार असल में किसके नाम पर थी? इस सुराग को पकड़ते हुए सब लोग शहर की एक कार सर्विस सेंटर में पहुंचे जहां गाड़ियां किराए पर दी जाती थीं। वहां के मालिक से उन्होंने पूछा, क्या हमें उस पुरानी कार के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है? आदमी ने जवाब दिया, बिना लाइसेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन प्लेट के बताना मुश्किल है। तभी अवा ने ड्रामा किया, आंखें भरकर बोली, वो कार एक्सीडेंट में मरने वाला मेरा भाई चला रहा था, प्लीज मेरी मदद करो। उसकी एक्टिंग इतनी असली लगी कि आदमी पिघल गया और उन्हें जरूरी जानकारी दे दी। अब उन्होंने तय किया कि इस जानकारी के सहारे वो उस कार के बारे में और सच बाहर निकालेंगे। उधर डानिका और उसका एक्स जॉन कब्रिस्तान पहुंचे। वो उस शख्स की कब्र पर पहुंचे जो हादसे में मारा गया था। कब्र पर ताजे फूल रखे थे। डानिका ठिठक गई और धीमी आवाज में बोली, ये फूल अभी अभी रखे गए हैं। इतने में कब्रिस्तान का केयरटेकर वहां आया। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है ये फूल कौन रखकर गया? आदमी ने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं, लेकिन उनकी जिद पर उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाने का वादा किया और ऑफिस की तरफ चला गया। लेकिन तभी अचानक पीछे से मास्क पहने हत्यारा आया और केयरटेकर का गला काट दिया। शाम ढल चुकी थी और केयरटेकर अब तक लौटा नहीं था। जॉन बेचैन होकर उसे देखने अंदर गया और डानिका बाहर इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका खून सूख गया। हत्यारा उसके सामने खड़ा था। डानिका की चीख निकल गई। वो जान बचाने के लिए भागी और एक स्टोरेज रूम में छुप गई। वहां अंधेरे में उसे एक पुराना फोन पड़ा मिला। कांपते हाथों से उसने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा चरमराया और हत्यारा वहीं आ चुका था। डानिका घबराकर स्टेज के नीचे छिपी हुई थी। ऊपर से हत्यारे के भारी कदमों की आहट गूंज रही थी। हर कदम उसकी सांसों को और तेज कर रहा था। अचानक कातिल रुक गया, जैसे उसे उसकी मौजूदगी का अंदाजा हो गया हो। अगले ही पल उसने नीचे झांककर झटके से डानिका को पकड़ लिया और खींचकर बाहर फेंक दिया। वो जमीन पर गिरते ही दर्द से कराह उठी। कातिल ने अपनी हथियार उठाया और उसकी तरफ झपटा। बस एक पल और उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। तभी अचानक उसका मंगेतर वहां आ पहुंचा। उसने पूरी ताकत से कातिल को धक्का देकर साइड में गिरा दिया और डानिका को अपनी बाहों में थाम लिया। हत्यारा भाग निकला, लेकिन डानिका की धड़कनें अब भी बेकाबू थीं। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने घर में अकेला था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने रे खड़ा था। प्रोफेसर ने उसे अंदर बुला लिया। रे ने गंभीर आवाज में कहा, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने अवा को कातिल को ढूंढने के लिए उकसाया। तुम जानते हो वो किसी की भी मौत का कारण बन सकता है। उसकी आंखों में पुराना डर साफ झलक रहा था। वहीं बाकी दोस्त डानिका का ख्याल रख रहे थे। सबको लग रहा था कि अब हालात धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं। लेकिन उस समय अवा का एक्स बेचैन हो रहा था। उसका मन अजीब सा हो रहा था। वो माहौल से दूर जाने के लिए अपनी कार के पास चला गया। थोड़ी देर तक उसने खुद को संभालने की कोशिश की और फिर वापस आया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वो खिड़की की तरफ गया और तभी पीछे से कातिल ने रस्सी उसकी गर्दन पर कस दी। अचानक खामोशी में उसकी हड़बड़ाई चीख गूंज उठी। हत्यारा पूरी ताकत से रस्सी खींचता रहा। उसकी सांसें रुकने लगी, शरीर तड़पने लगा और आखिर उसकी गर्दन की हड्डी टूटने की भयानक आवाज आई। उसका निर्जीव शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही देर बाद अवा ने पर्दा हटाकर बाहर झांका और देखा कि उसकी कार वहां से निकल रही थी। उसने तुरंत अपने एक्स को फोन लगाया, लेकिन उधर से सिर्फ सन्नाटा। फोन उसके शव के पास पड़ा था और गाड़ी को हत्यारा चला रहा था। अगली सुबह डानिका और अवा उस पिता के पास पहुंचे जिसके बारे में उन्हें शक था। बातचीत के दौरान डानिका ने बाथरूम जाने का बहाना किया और सीधे उसके कमरे में चली गई। अंदर पहुंचकर उसने किताबों की शेल्फ पर नजर डाली और वहां उसे एक तस्वीर मिली। पिता एक ऐसे शख्स के साथ खड़ा था जो अब मर चुका था। डानिका के रोंगटे खड़े हो गए। तभी कमरे का दरवाजा खुला और पिता अंदर आए। डानिका ने तुरंत अलमारी में छुपकर खुद को बचा लिया। पिता ने सिर्फ किताब उठाई और वहां से चले गए। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो पकड़ी नहीं गई। शाम को दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने समझा कि ये सब लोग पिता पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाला उठकर बाहर चला गया और कहा, यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इधर उसी रात डा एक आरामदायक कमरे में लेटी थी। उसकी आंखें भारी हो रही थीं कि अचानक उसे लगा सामने कोई अजनबी खड़ा है। उसने घबराकर आंखें बंद की और फिर खोली। कमरा खाली था। दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। वो उठकर धीरे धीरे आगे बढ़ी। दरवाजे तक पहुंची और वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नेक्स्ट इज यू। अवा कई घंटों से पुलिस स्टेशन में बैठ बैठकर थक चुकी थी। जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, उसे अचानक एहसास हुआ कि असल में पुलिस ने दोनों बहनों को वहीं बंद कर दिया है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन पुलिस ने उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। उसी वक्त सच्चाई सामने आती है। रे, जो अब तक उनका सहारा बना हुआ था, असल में स्टीव का बॉस भी था। रे ने स्टीव को कहा, मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था
कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं वही कर रहा हूँ, हमेशा करता रहूंगा। दूसरी तरफ डेनिका अपने घर पर फियान के साथ थी। तभी उसने देखा कि गेट अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। वो घबराते हुए बाहर देखने गया कि आखिर हो क्या रहा है। कोने में एक मूर्ति खड़ी थी, लेकिन फियान को ये अंदाजा भी नहीं था कि असली हत्यारा उसके पीछे खड़ा है। पलक झपकते ही हत्यारे ने उस पर चाकू से वार कर दिया। फियान ने पूरी ताकत लगाकर उसे मुक्का मारा और सीढ़ियों की तरफ भागते हुए ऊपर जाने लगा। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसके पापा तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहे थे और उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उसकी मम्मी ऊपर कमरे में थीं। फियान ने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, वो उसे देख ही नहीं पाई। आखिरकार हत्यारा फिर आया, उसे खींचा और घसीटते हुए अपने साथ ले गया। तभी उसके पापा ने म्यूजिक बंद किया और जैसे ही बाहर निकले उन्होंने अपने बेटे को घायल हालत में देखा। वो घबराकर उसकी तरफ दौड़े ही थे कि तभी अचानक हत्यारा आया और उनकी गर्दन में तेज हुक घोंप दिया। पापा की वहीं मौत हो गई। इसी बीच पुलिस स्टेशन में डेनिका सो गई थी। उसे एक अजीब सा सपना आया जिसमें उसकी फेवरेट ब्यूटी क्वीन खड़ी थी, लेकिन देखते ही देखते उसका खूबसूरत चेहरा डरावना और सड़ा गला होने लगा। अगले ही पल वो भयानक औरत हुक लेकर डेनिका पर झपट पड़ी। घबराकर डेनिका अचानक नींद से जाग उठी। सुबह पुलिस ने दोनों बहनों को छोड़ दिया और सबको अपराध स्थल पर ले जाया गया। वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। डेनिका की मंगेतर और उसके पापा के शव छत से लटके हुए थे। ये नजारा देखकर डेनिका जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोते रोते बेसुध हो गई। उसके दोस्त उसे पकड़कर वहां से ले गए। रे ने सुझाव दिया कि अब उन्हें इस शहर से भाग जाना चाहिए और सबसे आसान रास्ता है नाव। सब सहमत हो गए और वे एवा के एक्स की कार के पास पहुंचे, लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि उसका भी बेरहमी से कत्ल हो चुका है। एवा अपने एक्स का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों ने उसे भी संभाला और आखिरकार तीनों लड़कियां नाव में बैठकर वहां से निकल गईं। उसी समय पुलिस को भी डेनिका और अवा के पिता पर शक हो गया था। वे गिरफ्तारी के लिए उनके घर पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा और भी चौंकाने वाला था। पिता का शव भी वहीं पड़ा था। पुलिस हैरान थी। तभी उन्हें घर के अंदर से कोई भारी चीज गिरने की आवाज सुनाई दी। तलाशी के दौरान पुलिस को एक पुरानी ग्रुप फोटो मिली। उस फोटो में सभी मृतक एक साथ थे और उनके साथ खड़ा था एक और शख्स स्टीवी। और यहीं असली सच सामने आ गया। वही स्टीवी इस पूरी कहानी का खूनी हत्यारा था। अब सबसे बड़ा डरावना मोड़, स्टीवी उस वक्त डेनिका और अवा के साथ नाव पर ही मौजूद थी। अचानक उसने अपना असली चेहरा दिखाया और डेनिका पर चाकू से हमला कर दिया। फिर अचानक वो उनके सामने अपना असली चेहरा दिखाती है। उसकी आंखों में जुनून और पागलपन दोनों झलक रहे थे। उसने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, मैं ही हत्यारी हूं। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। अवा ने कांपते हुए कहा, तू पागल है। स्टीवी चीख उठी, मुझे पागल कहने की हिम्मत मत करना। मैं एक मजबूत और आजाद सोच वाली लड़की हूं जिसे दुनिया कभी समझ नहीं पाई। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जब मेरी माँ और पापा का निधन हुआ तो सब मुझसे दूर हो गए। मैं अकेली, टूटी और बेसहारा रह गई। फिर मेरी जिंदगी में वो आदमी आया जिसे तुम लोगों ने एक कार हादसे में मार दिया। वही मेरा सहारा था, मेरा प्यार था। पहले तो मुझे पता नहीं था कि वो कौन है, लेकिन जब मैंने उसका शव देखा तब मेरी दुनिया पूरी तरह बिखर गई। तुम लोगों ने मेरा प्यार छीन लिया और जैसे तुमने मुझे दर्द दिया वैसे ही मैंने भी तुम्हें वही दर्द लौटाया, तुम दोनों से तुम्हारा प्यार छीनकर। डेनिका ने कांपते हुए पूछा, लेकिन अब ये सब बताने का क्या मकसद है? स्टीवी हंस पड़ी, मकसद? बस इतना कि तुम जान सको दर्द कैसा होता है। तभी अवा की नजर फ्लेयर गन पर गई। उसने धीरे से उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन स्टीवी तुरंत उस पर टूट पड़ी। इस बीच हुक नीचे गिर गया और डेनिका ने उसे उठाकर भागने की कोशिश की। स्टीवी उसका पीछा करने लगी। तभी रे भी वहां पहुंच गया और बंदूक तानकर स्टीवी पर निशाना साध दिया। लेकिन हालात बहुत खतरनाक हो चुके थे। स्टीवी ने डेनिका को अपने हुक के नुकीले सिरे से दबोच रखा था। डेनिका चीख रही थी। आखिरकार हिम्मत करके उसने खुद को छुड़ाया और स्टीवी को वार करके गिरा दिया। रे के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने गोली चला दी। स्टीवी पानी में गिर गई और सबको लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। अगले दिन अवा रे के बार में थी। जैसे ही रे ने अपनी शर्ट उतारी, अवा का खून जम गया। उसने वही घाव देखा, वही जख्म जो उस पॉडकास्टर के कातिल पर था। सच सामने आ गया, रे ही दूसरा किलर था। अवा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी रे हुक लेकर आया और उसके बाल पकड़ लिए। लेकिन अवा भी कमजोर नहीं थी। उसने पूरी ताकत से लड़ाई की, उस पर हमला किया और खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन रे फिर वापस आ गया और उसे पकड़ लिया। उसी वक्त प्रोफेसर भी वहां पहुंच गया। उसने एवा को खून से लथपथ हालत में देखा। रे हंसते हुए बोला, ये लड़की कभी अपने माँ बाप की मौत से बाहर नहीं निकल पाई, फिर इसका प्यार भी छिन गया, और मुझे गर्व है कि मैंने इसे इसके दोस्तों को मारने में मदद की। वो प्रोफेसर को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से तीर सीटी मारते हुए आया और सीधे रे के शरीर को चीर गया। ये तीर किसी और ने नहीं बल्कि अवा ने चलाया था।
रे तड़पता हुआ वहीं गिरकर मर गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समुद्र किनारे डेनिका अभी भी जिंदा थी। बाद में दोनों बहनें अस्पताल में थीं। वहीं उन्हें पता चला कि स्टीवी अभी भी जिंदा है। अवा की आंखों में नफरत और गुस्सा दोनों थे। उसने धीमी आवाज में कहा, रे अब मर चुका है, लेकिन जब तक स्टीवी जिंदा है चैन से नहीं बैठूंगी। इस बार उसे जरूर खत्म करूंगी। और इसी डरावने इरादे के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि इस मूवी का कौन सा ट्विस्ट आपको सबसे शॉकिंग लगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ऐसे और थ्रिलर और हॉरर स्टोरीज आती रहेंगी।